हेलो फ्रेंड्स। कंचन देवी समिति पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या था कि इस समिति की देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या हुआ कि नियुक्त किया गया एक विशेष प्रकार का पैनल है। अ, जो 25 मई 2026 को अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, वर्गीकरण और उससे संबंधित जो है न्यायालय के पूर्व के फैसलों का समीक्षा करना है। तो देखा जाए तो वही विशेषज्ञ पैनल और विवादों की समीक्षा करना है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व के फैसले रहे हैं उसकी समीक्षा। ठीक है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, एक विशेष समिति है, उद्देश्य और चर्चा में क्यों रहा है, तो देखिए विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों द्वारा सीमित समिति की पुनर्गठन की मांग की गई थी। तो देखिए 25 मई 2026 अरावली संरक्षण, अगर कार्य हम देखें तो अरावली संरक्षण, वर्गीकरण, न्यायालय के पिछले फैसलों की समीक्षा करना है, मौजूदा कानूनी जो प्रशासनिक ढांचे है उसका जांच करना हो, सतत भूमि उपयोग प्रबंधन में जो है उसको क्या करना है, सिफारिश करना है। वन सीमांकन हो गया, टिकाऊ भूमि, इन सब का क्या बोलते हैं कि अ, उनके उपयोग के प्रबंधन है, इनका सिफारिश करना है। ठीक है, जो मौजूदा ढांचा है उसको जांच करना है, ये आप बोल सकते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो पारिस्थितिकी महत्व से अगर आप बोल सकते हैं तो देखिए पूरे क्षेत्र में पानी के स्रोत के रूप में कार्य करना, भूजल पुनर्भरण। अगर अरावली की बात करते हैं तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। और किस प्रकार की भूमिका निभाती है, तो देखिए एक तो भूजल पुनर्भरण हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, तो थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण बाधा देती है। और वन्य जीव और वनस्पतियों के लिए समृद्ध जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। अगर आप सिंपली ऐसे आप देखते हैं मैप को, और तो अरावली जो है इस तरीके से है कुछ, तो इधर से जो थार का रेगिस्तान है मान लीजिए, थार का, तो इसको क्या करता है ये, उसके विस्तार को रोकता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि उसके विस्तार को रोकता है। चलिए, और जैव विविधता से जो है तो वन्य जीव और वनस्पति के लिए जो है क्या हुआ है, समृद्ध जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। अगर उठाए इसमें अगर हम चिंता की बात अगर हम करते हैं, मान लीजिए, तो चिंता की क्या बात है कि देखिए स्वतंत्र विशेषज्ञों का अभाव है। अब इसमें है, आप बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी है, जल विज्ञान हो गया, वन्य जीव संबंधी जो विशेषज्ञ है उनकी अनुपस्थिति है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी हैं, उनकी अनुपस्थिति है, स्वास्थ्य से भी सार्वजनिक, इसके विशेषज्ञों की क्या है, अनुपस्थिति। इसमें एक ये भी चीज है कि जो हित है वो उसका टकराव है, मतलब समिति जो है उसी प्रशासनिक ढांचे के भीतर कार्य करती है, और जिसने पहले अरावली की सीमाओं को परिभाषित किया था, तो जो पहले अरावली की सीमा को परिभाषित किया उसी के अंडर में वो काम कर रही है, उन्हीं के भीतर वो काम अगर कर रही हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हितों का टकराव हो सकता है। और आप ये बोल सकते हैं कि इसमें अरावली की सीमाओं को पहले से प्रभावित किया था, परिभाषित किया था, उसी के अंडर में आपको काम अगर कर रहे हैं तो हितों का टकराव होना है। अगर हितों का टकराव होगा तो फिर मतलब आलोचक तो आलोचना करेंगे ही। अगर इसमें देखें तो नौकरशाहों का जो है अत्यधिक जो है निर्भरता है, वर्चस्व है, यानी सदस्यता में अगर देखा जाए तो जो बहुविषयक वैज्ञानिक है, विशेषज्ञ हैं, कि तुलनात्मक तुलना में अगर देखा तो सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों का वर्चस्व ज्यादा है। ठीक है। तो हमें बहुविषयक वैज्ञानिक विशेषज्ञों की आवश्यकता ज्यादा थी। ठीक है। तो नौकरशाही का वर्चस्व इसमें ज्यादा हो गया, तो फिर जो है उसी तरीके से वही हुआ कि जो पहले निर्णय आ गए हैं उसी टाइप से कुछ वो करेंगे। अगर इसमें चिंताएं अगर देखते हैं तो सीमित प्रतिनिधित्व है, तो हरियाणा राजस्थान के खनन और पारिस्थितिकी चुनौतियों से परिचित विशेषज्ञों की कमी है। ठीक है। अब इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी इसमें कमी रहेगी, तो फिर सवाल उठना ही है, चिंता का विषय है। अधूरा जो है वन सीमांकन है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो गोदावरमन ढांचे मतलब के तहत जो है वन पहचान पूरी होने से पहले समीक्षा पर सवाल है। तो गोदावरमन ढांचे के तहत अगर देखा जाए तो इनका जो है पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ठीक है। जब तक वन पहचान पूरी तरह से पहले मतलब अगर नहीं होता है, तो वो
वन पहचान पूरी होने से पहले अरावली संरक्षण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो पहले हमें क्या करना है कि वन पहचान पूरा करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है, तो अधूरा वन सीमांकन होगा। वैज्ञानिक डेटा की कमी है, तो देखिए आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण निर्णय लेने से स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञों की उपेक्षा की चिंता हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। वही अगर हम आशय की बात अगर करते हैं तो देखिए समिति के निष्कर्ष जो है भविष्य के आर्थिक और विकास पहलों पर निर्धारित करेंगे। अब इसमें क्या है कि खनन उत्खनन अगर होता है तो भविष्य के प्रतिबंध है, उत्खनन पर भविष्य के प्रतिबंध, अचल संपत्ति रियल एस्टेट पर विस्तार का विनियमन होगा, और पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास को संतुलित नीति। तो ये सब चीज़ें जो हैं सिफारिशों का प्रभाव इसमें होना है। और जैसे है कि आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, देखिए कि हमें पर्यावरण संरक्षण भी करना है और हमें विकास के लिए जो है खनन भी करना है, तो दोनों को संतुलित करना भी जो है आवश्यक है। क्योंकि अगर हम खनन उत्खनन वगैरह नहीं करते हैं तो फिर जो है उससे जुड़े हुए जो भी सेक्टर हैं उन पे समस्या आएगी, तो फिर विकास में समस्या आ सकती है, विकास पे जो है एक काला बादल छाएगा इस तरीके से। तो वहीं पे अगर देखें कि अगर वन अगर नहीं कटते हैं और उसका हम खनन उत्खनन नहीं करते हैं तो फिर पर्यावरण जो है एक इकोसिस्टम बना हुआ रहेगा। तो ये तो है ही, विकास बनाम जो है पर्यावरण, तो ये तो रहना ही। तो उसको हमें क्या करना है कि संतुलित करना है। आगे अगर हम देखते हैं कि जलवायु जोखिम और मरुस्थलीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि अरावली का क्षरण केवल स्थानीय समस्या नहीं है बल्कि एक जलवायु आपदा है। तो इसमें आप यदि अरावली को मतलब का प्रभावी संरक्षण नहीं हुआ तो उत्तर भारत में मरुस्थलीकरण, जल संकट का स्तर कई गुना बढ़ सकता है। तो वही हमने देखा था कि अरावली क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने देखा। तो उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि ये जो है जलवायु आपदा हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसके और अगर बात अगर हम करते हैं कि मान लीजिए कि पर्यावरण शासन की अगर हम बात करते हैं तो यह बहस जो है पर्यावरण निर्णय लेने में स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञता के महत्व को उजागर करता है, ठीक है। और जलवायु वही जल सुरक्षा की बात अगर की जाए तो देखिए अरावली पर्वतमाला जो है भूजल पुनर्भरण करता है, जैव विविधता संरक्षण करता है, मरुस्थलीकरण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सब आप बता सकते हैं। और अरावली पर्वतमाला का संरक्षण अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये सबसे बड़ी जो है पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है, तो इसका संरक्षण हमें प्रभावित करेगा। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर वही हम जीएस पेपर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए शासन में अगर इसको देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण शासन हो गया, विशेष समितियां हो गया, विशेषज्ञ समितियां, न्यायिक हस्तक्षेप, संस्थागत जो है जवाबदेही। वहीं पे अगर जीएस पेपर 3 की बात अगर करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और संसाधन प्रबंधन, ठीक है। पर्यावरण में जीएस पेपर 1 भूगोल में अगर हम देखते हैं तो मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन, जल संकट को रोकने में पर्वतीय तंत्रों की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ठीक है। और निबंध और साक्षात्कार के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एक तो हो गया कि वही विकास बनाम पर्यावरण, ठीक है। तो सतत विकास हो गया, विकास और संरक्षण में संतुलन, जलवायु लचीलापन। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण शासन के अगर हम देखते हैं कुछ सिद्धांत वगैरह अगर हम देख लें तो क्या है कि अगर हम वैज्ञानिक साक्ष्य, तो निर्णय लेने में प्रक्रिया स्वतंत्र वैज्ञानिक डाटा पर आधारित होना चाहिए। पारदर्शिता की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए समितियों का गठन होना चाहिए, कार्य प्रणाली में स्पष्टता की आवश्यकता है। वही न्यायिक जवाबदेही की अगर बात करते हैं तो न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनलों को सार्वजनिक हित में जवाबदेह होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर वही आगे अगर बात आप करते हैं तो देखिए आप बोल सकते हैं कि स्वतंत्र जो है वैज्ञानिक विशेषज्ञता का महत्व। अरावली पर्वतमाला का संरक्षण केवल एक विधिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह करोड़ों लोगों की जलवायु,
जल सुरक्षा का आधार है। समिति का पुनर्गठन स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल होना चाहिए, एक विश्वसनीय संरक्षण रणनीति के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो अरावली का जो मुद्दा आया था तो उस पे काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा, तो उसके बाद जो है इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं और समिति का जो है गठन किया गया है। कौन सी समिति है, तो आपको पता है कि कंचन देवी समिति है। समिति के गठन में क्या क्या समस्याएं हैं, चिंताएं हैं लोगों की, वो सब हमने चर्चा किया, तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो है पर्यावरण शासन के जो है हम लोग सिद्धांत थोड़ा देख लिए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। और पर्यावरण शासन जो है हम इथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय नैतिकता, तो उसमें वही है कि हमें क्या है कि अब आपको अगर निर्णय लेने के लिए कुछ दिया जा रहा है तो हमें साक्ष्य होना चाहिए, हम पारदर्शी तरीके से करें, न्यायिक जवाबदेही भी होनी चाहिए।